प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के नए इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है। ये कदम भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर के लिए बहुत बड़ा और खास माना जा रहा है। स्काई रूट एरोस्पेस एक स्टार्टअप कंपनी है जो कि रॉकेट और अंतरिक्ष यान बनाती है। इस नए और बड़े कैंपस का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नई टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों के काम को बढ़ावा दिया है। ये इन्फिनिटी कैंपस स्काई रूट एरोस्पेस का रिसर्च, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का मुख्य केंद्र होगा। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि भारत के अंतरिक्ष यात्रा में निजी क्षेत्र की भागीदारी एक नया अध्याय जोड़ रही है। युवा शक्ति और स्टार्टअप की ऊर्जा से ये क्षेत्र एक नई ऊंचाई पर जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अब सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया है, जिससे देश में इनोवेशन और रोजगार के अवसर और ज्यादा बढ़ेंगे। ये कैंपस दिखाता है कि भारतीय स्टार्टअप अंतरिक्ष में भी बड़े काम करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में आत्मनिर्भर भारत मिशन को अंतरिक्ष क्षेत्र से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जब हमारे युवा और हमारे स्टार्टअप्स अंतरिक्ष जैसे मुश्किल क्षेत्र में इतने बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करते हैं, तो ये दिखाता है कि अब भारत किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने स्काई रूट की तारीफ करते हुए कहा कि वो कम लागत में और कम समय में अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने की क्षमता विकसित कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार निजी कंपनियों को हर तरह की मदद देगी ताकि वो ग्लोबल स्पेस मार्केट में भारत का नाम रोशन कर सके। प्रधानमंत्री मोदी ने अंत में कहा, अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारा लक्ष्य सिर्फ आसमान छूना नहीं है, बल्कि भारत को दुनिया में स्पेस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा केंद्र बनाना है। ये दिखाता है कि सरकार अब इसरो के साथ साथ प्राइवेट कंपनियों को भी देश की अंतरिक्ष शक्ति का अहम हिस्सा मानती है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन करना भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में आई एक बड़ी क्रांति का संकेत है। ये केवल एक बिल्डिंग का उद्घाटन नहीं है, बल्कि सरकार की उस नई सोच का प्रतीक भी है, जहां इसरो के साथ साथ अब प्राइवेट कंपनियों पर भी पूरा भरोसा किया जा रहा है। सरकार का आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है वो अब अंतरिक्ष तक पहुंच गया और स्काई रूट जैसे स्टार्टअप्स जो कि कम लागत और तेजी से रॉकेट बनाने की क्षमता रखते हैं, भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक मजबूत खिलाड़ी बना रहे हैं। ये कदम ये भी दर्शाता है कि भारतीय इंजीनियर्स और युवा अब सिर्फ टेक्नोलॉजी के ग्राहक नहीं हैं, बल्कि दुनिया के लिए इनोवेशन के लीडर बन रहे हैं, जिससे रोजगार और विदेशी निवेश के बड़े अवसर भी खुलेंगे। और अब बात राजस्थान की। राजस्थान की बाड़मेर में सांसद उमेदा राम बेनीवाल तीखे तेवर में दिखाई दिए। जिला परिषद की बैठक के दौरान सांसद कलेक्टर टीना डाबी पर भड़क गए। दरअसल बैठक में सांसद ने कलेक्टर टीना डाबी से टाका रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी, तो उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट अब भेजी जाएगी। इस पर सांसद बेनीवाल भड़क गए और उनकी ओर से तमाम बातें कही गई। प्लान अगर अनुमोदन करना है, चर्चा करनी है, तो मीटिंग में चर्चा होती है। अकेले में करनी थी तो अकेले में कर लेते, क्यों बुलाया था सर? बताइए कलेक्टर, उसके बाद आप बताओ, आपकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी वो, और फिर ऐसे आपने मर्जी से करने से काम तो मेरा कर दीजिए, फिर हमें क्यों पूरी किया? आप बताइए। क्लियर बता दो कि मैं किसी बड़े मंत्री का हमारे ऊपर दबाव था, हम नहीं कर पाए, तो उसके लिए जवाब दे। मोटा अगली बार तो मीटिंग में पहुंचे, कितने साल बाद हुई मीटिंग? अभी सब पता है, 4 साल बाद हुई। 4 साल अगली मीटिंग होगी वापिस 4 साल बाद। नहीं कर सकते हैं, करने में तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर वो किया नहीं ना। लगभग 3 से 4 साल तो ले गए, तो 4 साल अगली मीटिंग करेंगे 4 साल बाद। ये कौन सा? तो फिर वो 4 साल बाद जो मीटिंग की, वो मतलब समोसा खाने के लिए मीटिंग। काम इतना सारा आए हैं, ये काम एमपी साहब ने भी दिए होंगे, बाकी भी सारे विधायकों ने दिए होंगे, तो ये क्या घर पे ले जाते थे? सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस BR गवई ने ANI को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के तौर पर दिए गए फैसलों पर खुलकर बातचीत की। जस्टिस गवई ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के कहा कि हमने कहा था जहां भी कानून का उल्लंघन हो तो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए। जहां भी ऐसी शिकायतें आई हमने
कड़े कदम उठाए थे। आदेशों का उल्लंघन अदालत की अवमानना का दोषी माना। Did you face any pressure from the executive ever or politics politicians? No. Genuinely no. I answered that question on Saturday when I was meeting the journalists also. और वहीं पूर्व चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्हें अपने पूरे कार्यकाल के दौरान कभी भी किसी राजनीतिक प्रेशर का सामना नहीं करना पड़ा है। ये बात भी उनकी ओर से कही गई। So therefore, at times, as I said, like we did in the demolition judgment or the bulldozer justice, where we found that the executive was acting in excess. Executive was acting as a judge in their own cause, merely because a citizen was found to be involved in a criminal act. His houses were demolished. And we found that this would amount to not only violating his rights, but the rights of inmates of the house, his brothers, sisters, mother, father, children. And that was like taking a law into hand. And we also held that the right to shelter is a fundamental right, and therefore laid down guidelines. So that is a case wherein I would, it's not proper for me to justify my judgment, but I think that would be a case where a judicial activism should be promoted, but not beyond a particular limit. कोलेजियम ट्रांसपेरेंसी पर पूर्व सीजीआई बीआर गवई ने कहा कि कोलेजियम ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कोलेजियम के ओपेक होने के आरोप सही नहीं है। That has been considering the collegium is transparent. The allegation that collegium lacks transparency or opaque, or it is opaque is, I think, not well founded. And then right from the period of Justice Khanna, we also started interacting with the candidates. We interact with all the candidates for any period between 15 minutes to half an hour. And we also take inputs from various factors, the consulting judges who have an opportunity to see the performance of those lawyers, then the executive, the chief ministers of the state, the governors of the state, the IB, and the law ministry. And after taking into consideration all these aspects, only the final decision is taken.